हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के थर्ड पेपर लिंक एवं विकास के 1 से लेकर 9 धीर गुत्रे प्रश्न को कवर करेंगे। थर्ड पेपर में आपके 1 से लेकर 17 धीर गुत्रे प्रश्न दिया हुआ है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 9 धीर गुत्रे प्रश्न को पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला धीर गुत्रे प्रश्न आपसे कहता है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या है, इसके कारण एवं रोकने के उपाय बताइए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, यह बहुत व्यापक है और इसमें यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दुर्व्यवहार शामिल है। राष्ट्रीय योजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 2 मुख्य प्रकारों को लक्षित कराती है। पहला आता है घरेलू और पारिवारिक हिंसा तथा यौन उत्पीड़न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का तात्पर्य लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कृत्य से है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति या पीड़ा होती है या होने की भावना होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या मनाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित कराना शामिल है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित हो। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला आता है आपराधिक हिंसा, जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या। दूसरा आता है घरेलू हिंसा, जैसे दहेज संबंधित हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा कहता है सामाजिक हिंसा, जैसे पत्नी पुत्रवधू को माता भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इनकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधू को और अधिक दहेज के लिए तान, साइबर उत्पीड़न आदि। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण, पहला आता है पितृसत्तात्मक मानसिकता। दूसरा आता है पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण। तीसरा आता है लैंगिक जागरूकता का अभाव। चौथा आता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तिकरण। पांचवा आता है समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति। छठवां आता है पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक सुभेद होना। सातवां आता है कानूनों का कुशल कर्तव्य न होना। आठवां आता है घरेलू हिंसा को संस्कृत का हिंसा बना देना। नौवां आता है लिंग भूमिकाओं से संबंधित रूढ़ियाँ। 10वां आता है महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के उपाय, निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। पहला आता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा आता है सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। चौथा आता है महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। पांचवा आता है महिला थानों की संख्या के साथ साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फोरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। छठवां कहता है समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत। सातवां कहता है सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है सुरक्षा के कानूनी अधिकार जिसके बारे में हर भारतीय महिला को पता होना चाहिए। पहला आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना की। आयोग का प्राथमिक जनादेश महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कराना है। कोई भी महिला अपनी परेशानी के तहत यहाँ शिकायत दर्ज करवा सकती है। साथ ही महिलाओं के साथ भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो भी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से मदद
ली जा सकती है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना है। दूसरा आता है महिला सुरक्षा कानून। दिसंबर 2016 में हुए निर्भया कांड को शायद ही कोई भुला पाया। दिल्ली की नौजवान लड़की के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके अपराधियों को सजा सुनाने में सालों लग गए। इस घटना के बाद से देश में यौन शोषण से जुड़े कानून और भी सख्त किए गए, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसके अलावा अपराधी की उम्र अगर 18 साल से कम होती थी तो इसे माइनर केस मान लिया जाता था और इसे जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत भेज दिया जाता था, यानी वह कड़ी सजा से बच जाता था। हालांकि निर्भया केस के बाद इस कानून में बदलाव किए गए। अब अपराधी की उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो उसे भी सख्त सजा सुनाई जा सकती है। तीसरा आपसे कहता है पॉक्सो एक्ट कानून। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट्स। संसानक शेखर झा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में बच्चों के कानून बनाए गए हैं या कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस कानून को 2012 में लाया गया था। इसके तहत बच्चों के साथ होने वाला यौन शोषण एक अपराध है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। चौथा आता है दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसके अनुसार शादी के समय दूल्हा या दुल्हन या फिर उसके परिवार को दहेज देना दंडनीय अपराध है। भारत में दहेज लेने या देने की प्रथा सालों से चली आ रही है। दूल्हे का परिवार आमतौर पर दुल्हन और उसके परिवार से दहेज की मांग करता है। सालों से चली आ रही इस प्रथा की जड़ें अब काफ़ी गहरी तक पहुंच गई है। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो देश के ज़्यादातर इलाकों में महिलाएं आज भी आर्थिक तौर से स्वतंत्र नहीं हैं। साथ ही तलाक को एक कलंक की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से दुल्हनों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ती है। दहेज की मांग अब शादी के बाद पूरी नहीं की जाती तो लड़की को परेशान किया जाता है, उसे मारा जाता है और यहाँ तक कि जान भी ले ली जाती है। दहेज प्रथा आज भी प्रमुख चुनौतियों में से एक है जिससे हमारा समाज जूझ रहा है। इस अधिनियम के बाद महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज करवाती हैं, जिससे दूसरी महिलाओं को भी जानकारी के साथ हिम्मत मिलती है। पांचवा आता है भारतीय तलाक अधिनियम 1969। भारतीय तलाक अधिनियम के तहत न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष भी विवाह को खत्म कर सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय ऐसे मामलों को दर्ज करा के सुनने और निपटाने के लिए स्थापित किए गए हैं। छठवां आता है मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम महिलाओं के रोजगार और कानून द्वारा अनिवार्य मातृत्व लाभ को नियंत्रित कराने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत हर कामकाजी महिला को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। इस दौरान महिलाएं पूरी सैलरी पाने की हकदार होती हैं। यह कानून हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि एक महिला कर्मचारी जिसने एक कंपनी में प्रेगनेंसी से पहले 12 महीने के दौरान कम से कम 80 दिनों तक काम किया है, वह मैटरनिटी बेनिफिट पाने की हकदार है, जिससे मैटरनिटी लीव, नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सा भत्ता आदि शामिल है। 1961 में जब इस कानून को लागू किया गया था तो उस समय छुट्टी का समय सिर्फ 3 महीने का हुआ करता है, जिसे 2007 में बढ़ाकर 6 महीने किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न। अगर किसी महिला के साथ उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए पास कमेटी गठित की गई। यह कानून सितंबर 2012 में लोकसभा और 26 जनवरी 2013 में राज्यसभा में पारित हुआ। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को मेहनताना अभी एक जैसा ही मिलना चाहिए, यानी यह पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान परिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान कराता है। यह अधिनियम 8 मार्च 1976 में पास हुआ था। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगह उन्हें समान तनख्वाह के लायक नहीं समझा जाता। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम
1986 यह अधिनियम विज्ञापन के माध्यम से या लेखन, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। तीसरा प्रश्न आपसे कहता है समाज में पाई जाने वाली बुनियादी लिंग असमानताओं के बारे में बताइए। समाज में पाई जाने वाली बुनियादी लिंग असमानताएं। किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाने लगता है तब सामान्य शब्दों में उसी दशा को हम लिंग असमानता कहते हैं। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित कराता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित कराता है जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझा जाना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्रकृति या जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। लैंगिक असमानता से तात्पर्य पहला आता है। लिंग असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। दूसरा कहता है महिलाएं घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। तीसरा आता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र। पहला आता है सामाजिक क्षेत्र में। भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक घटनाओं में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त कराती है। दूसरा आता है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसरों में भी पुरुषों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा आता है राजनीतिक क्षेत्र में। सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हैं, समानता का दावा करते हैं, परंतु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में निकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति कराते हैं। चौथा आता है विज्ञान के क्षेत्र में। जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम से तो परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं है। पांचवा आता है मनोरंजन क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों की भी इस भेदभाव का शिकायत होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। छठवां आता है खेल क्षेत्र में। खेलों में मिलने वाली ये पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिलाओं खिलाड़ियों को कम मिलती है, चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट। हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही पुरुषों के खेलों को प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज़्यादा है। चौथा प्रश्न आपसे कहता है जनसंख्या नियंत्रण का लाभ एवं विधियों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण से तात्पर्य है किसी देश की जनसंख्या आकार और वृद्धि दर को सुचारू रूप से संचारित कराने के लिए नियंत्रित करना, अर्थात जनसंख्या को विनियमित करने के लिए प्रयास करना, जिससे उस देश की संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उस देश की गरीबी को खत्म किया जा सके, उस देश की स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक विकास को बेहतर बनाया जा सके, उस देश के प्रत्येक नागरिकों के अधिकार का किसी तरह से हनन ना हो। जनसंख्या नियंत्रण से न केवल परिवार नियोजित होता है और इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, बल्कि गरीबी, भूखमरी को खत्म किया जा सकता है। रोजगार के नए नए आसन ईजाद किए जा सकते हैं, जिससे किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए समावेशी विकास किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लाभ। पहला आता है बेहतर जीवन प्रणाली। एक संतुलित जनसंख्या के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग
सदुपयोग करके आसानी से भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार, आवास इत्यादि का बेहतर रूप से बंटवारा आदि किए जा सकते हैं। जनसंख्या के बेहतर जीवन प्रणाली के लिए अच्छे समाज और सरकारों का गठन किया जा सकता है। नागरिकों को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार और आय के स्रोतों के माध्यम से बेहतर जीवन प्रणाली के लिए सेवा एवं सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे व्यक्तियों के गुणों एवं गुणात्मक सुधार होता जाता है और यह जनसंख्या नियंत्रण का एक सकारात्मक और लाभदायक पक्ष है। दूसरा आता है पर्यावरणीय स्थिरता। जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने पर प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र सुचारू रूप से संचालित होता है। जब जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो यह संसाधनों का तेजी से उपयोग कराती है, जिससे भविष्य में संसाधनों की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सीमित जनसंख्या या जनसंख्या नियंत्रण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है। उदाहरण के तौर पर वनों की कटाई, पानी की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी, आवास से शुद्ध वायु, भूमि इत्यादि संसाधनों का उपयोग जनसंख्या बढ़ाने पर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण होने पर सभी के पास संसाधन तक पहुँच हो पाती है, जो जनसंख्या नियंत्रण के एक सकारात्मक योगदान को दर्शाता है। तीसरा आपसे कहता है गरीबी को कम करना। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा गरीबी को बढ़ाने में मदद करती है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और संसाधनों की कमी बढ़ती जाती है। लेकिन एक सीमित जनसंख्या के लिए आसानी से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों का बंटवारा किया जा सकता है। इसी कारण विभिन्न अविकसित देशों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण उपयोग को लागू किया जाता है, जिससे समाज और देश को बेहतर बनाया जा सके और उन देशों में रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य के माध्यम से गरीबी को कम किया जा सके। साथ ही साथ संसाधनों के वितरण को सभी लोग उपयोग कर सकें। इससे उस देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। चौथा आपसे कहता है आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि को तब तक बेहतर नहीं बनाया जा सकता है जब तक उस देश की जनसंख्या को नियंत्रित न किया जा सके। अनियंत्रित जनसंख्या संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव डालता है, लेकिन नियंत्रित जनसंख्या उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए अपना योगदान देती है। एक संतुलित जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास को हमेशा बढ़ावा देती है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जो जनसंख्या के आर्थिक गतिविधियों को समृद्धि कराने में सहायता प्रदान कराते हैं। अधिक आबादी वाले देश में बच्चों और बुजुर्गों पर निर्भरता अधिक बढ़ जाती है, जिससे यह आर्थिक समृद्धि के रुकावट का कार्य करती है। लेकिन संतुलित जनसंख्या वाला देश आर्थिक समृद्धियों को सकारात्मक अनुपात में वृद्धि करने में मदद करता है। पांचवा कहता है स्वास्थ्य सुविधा। जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है और जनसंख्या नियंत्रण के इसके बेहतर परिणाम बाहर निकाल कर आते हैं। संतुलित और छोटी आबादी के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, लेकिन अनियंत्रित जनसंख्या के लिए किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं होता है। इससे संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण और मूल्यांकन होना अति आवश्यक होता है, जिससे सभी को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके और जनसंख्या को होने वाली बीमारियों, परेशानियों से दूर किया जा सके। इससे जनसंख्या के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर और समग्र स्वास्थ्य संकेत में लगातार सुधार किया जा सकता है। छठवां कहता है महिला अधिकारिता। अधिनियम जनसंख्या के कारण महिलाओं के अधिकार में हनन होता है। महिलाएं अक्सर परिवार नियोजन सेवाओं और प्रजनन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के लाभों से वंचित हो जाती हैं, जो महिलाओं के अधिकार के हनन को दर्शाता है। इससे महिलाएं अकारण ही समय से पहले गर्भधारण कर लेती हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सेहत में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की शिक्षा स्तर में जीवन प्रणाली भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। लेकिन नियंत्रित जनसंख्या के माध्यम से महिलाओं को सशक्त शिक्षक बनाया जा सकता है और समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव की दूरी को कम किया जा सकता है, अर्थात समाज को लैंगिक समानता के साथ साथ पूरे अधिकार दिए जा सकते हैं, जिससे महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा की जा सकती है और उसके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सातवां कहता है रोजगार की समस्या का समाधान। अनियंत्रित आबादी को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराना आसान नहीं है। अनियंत्रित जनसंख्या के लिए रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, जो किसी भी देश की युवा शक्ति के जनसंख्या
लाभांश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कराती है। जब जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो रोजगार की समस्या नियंत्रित बढ़ती जाती है, जिससे युवकों को मेहनत करने की कम मजदूरी मिलती है, अर्थात युवकों की शक्तियों और शिक्षा का शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता है, जो आर्थिक विकास में नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। परंतु नियंत्रित जनसंख्या में शिक्षा के स्तर पर रोजगार प्राप्त होता है और साथ ही कार्य के अनुसार मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है, जो जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है या किसी भी देश के आर्थिक विकास और मानव की जीवन प्रणाली में सुधार कर सकता है। 8वां कहता है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। अनियंत्रित जनसंख्या को शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान कराना आसान नहीं होता है, लेकिन नियंत्रित जनसंख्या को बेहतर से बेहतर शिक्षा आसानी से प्रदान की जा सकती है, क्योंकि नियंत्रित जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जागरूकता अनियंत्रित जनसंख्या की अपेक्षा बेहतर होती है और सरकार द्वारा योजना का भी क्रियान्वयन बहुत बेहतर रूप से किया जा सकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाए जा सकते हैं। नियंत्रित जनसंख्या को वैज्ञानिक और व्यवसायिक के साथ साथ अन्य शिक्षा को भी बेहतर रूप से प्रदान किया जा सकते हैं। नियंत्रित जनसंख्या को जागरूकता, विकास क्षमता, रोजगार उन्मुख बनाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जनसंख्या नियंत्रण द्वारा आसानी से संभव हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण उपाय। जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इसके उपाय को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के बावजूद भारत की बढ़ती जनसंख्या एक सच्चाई है, जो वर्ष 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विभिन्न नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कराती है। इन परिणामों को रोकने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके वृद्धि दर को स्थिर किया जाए। निम्नलिखित उपायों से जनसंख्या को तीव्र वृद्धि दर को रोका जा सकता है। पहला आता है आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा आता है महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। तीसरा कहता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। चौथा कहता है भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है। ऐसे परिवारों को बच्चे गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। 5वां कहता है भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाहत अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। 6वां कहता है भारतीय समाज में किसी भी दंपति के लिए संतान प्रारंभिक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपति को हे दृष्टि से देखा जाता है। यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगी। 7वां कहता है सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था में सहारे के रूप में बच्चों का होना आवश्यक माना जाता है, किंतु मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के कारण इस विचार में बदलाव आया है। यह कारक भी जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी हो सकते हैं। 8वां कहता है परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि उच्च जीवन स्तर वाले लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। भारत में शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि के साथ उपयुक्त क्रमानुपातिक रूप से संबंधित माना जाता है। यदि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी साबित होगा। 10वां कहता है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर साधन हो सकता है। 11वां कहता है भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर है, इसीलिए परिवार नियोजन के लाभों से अवगत नहीं है। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। 12वां कहता है सरकार को ऐसे लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए जो परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं तथा छोटे बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। 5वां प्रश्न आपसे कहता है बाल विवाह के कारण एवं दुष्ट परिणामों की विवेचना कीजिए। बाल विवाह की परिभाषा।
यूनिसेफ के अनुसार किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल की होनी चाहिए। यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधू की संख्या है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं। बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के लिए कई उत्तरदायी कारण हैं। पहला आता है शिक्षा का अभाव। कई बार शिक्षा के अभाव के कारण माता पिता बाल विवाह के दुष्ट परिणामों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं और अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में ही कर देते हैं। छोटी उम्र और शिक्षा के अभाव के कारण ही बालक विवाह के शिकार बच्चे भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते। साथ ही इन्हें बाल विवाह के विरोध के लिए मौजूद नियमों से भी जानकारी नहीं रहती। दूसरा कहता है गरीबी। गरीबी भी बाल विवाह के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक कारक है। गरीबी और दहेज जैसी कुप्रथा की मौजूदगी के कारण अभिभावक लड़कियों को बोझ समझने लगते हैं और इस प्रयास में रहते हैं कि जल्द से जल्द उनका विवाह करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। तीसरा आता है लैंगिक भेदभाव। भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी लड़कियों को हीन भावना के साथ देखा जाता है। माता पिता द्वारा अपनी संतान के रूप में बेटा पाने की इच्छा रखना इसका प्रमुख उदाहरण है। पालन पोषण और शिक्षा के साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में यह भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका एक परिणाम बालक के रूप में सामने आता है। चौथा आता है सामाजिक दबाव। भारतीय समाज में एक उम्र की सीमा पार करते ही लड़कियों पर विवाह न करने को लेकर सवाल उठने लगते हैं, भले ही वह उस समय शिक्षा ही क्यों न ग्रहण कर रही हो। ऐसे में कई बार माता पिता सामाजिक दबाव के कारण भी अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर देते हैं। हालांकि इस दबाव के शिकार लड़के भी होते हैं। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त सामाजिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, जागरूकता का अभाव, कानूनी प्रक्रिया का सही से लागू न होना, लड़कियों के भविष्य और सुरक्षा की चिंता इत्यादि कारणों से भी बाल विवाह को प्रोत्साहित मिलता है। बाल विवाह के दुष्ट परिणाम। बाल विवाह की कुप्रथा अपने साथ कई आजीवन चलने वाले दुष्ट परिणाम भी लेकर आती है। पहला आता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। बाल विवाह से लड़कियों में बहुत कम उम्र में ही गर्भधारण करने की संभावना बनी रहती है, जबकि उनका शरीर ही अभी इसके लिए पर्याप्त तैयार नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त समय से पहले प्रसव होने और बच्चे के कुपोषित होने का भी पर्याप्त खतरा बना रहता है। यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार भारत में 17% महिलाएं अपनी बार 15 से 19 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हुई। दूसरा आता है शिक्षा में बाधा। बाल विवाह के कारण लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने का भी अवसर नहीं मिल पाता, जिससे हानि उन्हें आजीवन उठानी पड़ती है। तीसरा आता है घरेलू हिंसा का शिकार होना। बाल विवाह के कारण शिक्षा तथा जागरूकता के लाभों से वंचित महिला अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है और कई बार तो यह इस स्तर तक होती है कि इसका अंत उसके जीवन के अंत के साथ ही होता है। कम उम्र और शिक्षा के कारण वह इस शोषण को समझने व उससे निपटने में भी अक्षम होती है। चौथा आता है गरीबी का दुष्ट चक्र। यूनिसेफ के शब्दों में बाल विवाह का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यही पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। जिन लड़कियों और लड़कों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, उनके पास अपने परिवार की गरीबी दूर करने और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता कम होती है। जल्दी शादी करने से बच्चे भी जल्दी होते हैं और जीवन काल में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है, जिससे घरेलू खर्च बोझ बढ़ता है। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि बाल विवाह एक महिला से जीवन में आगे बढ़ने की हर संभावना को छीन लेता है। साथ ही यह समानता के अधिकार, पढ़ाई का अधिकार तथा नौकरी करने से अधिक इत्यादि के शत्रु के रूप में भी सामने आता है। छठवां प्रश्न आपसे कहता है घरेलू हिंसा के कारण, प्रभाव और समाधान के उपायों का वर्णन कीजिए। घरेलू हिंसा एक साथ रहने वाले लोगों के बीच शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक दुष्ट व्यवहार है। इसमें घनिष्ठ साथी द्वारा हिंसा शामिल है, जो वर्तमान या पूर्व यौन साथी या जीवन साथी द्वारा शारीरिक, यौन
या मनोवैज्ञानिक दुष्ट व्यवहार को संदर्भित कराता है। घरेलू हिंसा के कारण पहला आता है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मुख्यतः पूर्ण मानसिकता है कि महिला पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। दूसरा आता है प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है। तीसरा आता है विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं से बचपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। चौथा आता है पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेतर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है, बच्चों की उचित देखभाल न करना, पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बचपन आदि कारण है। पांचवा आता है बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों से माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस से अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं। छठवां कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों से बाल श्रम, शारीरिक शोषण या परिवार परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं। सातवां कहता है गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिए माता पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिलती हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है। आठवां कहता है वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे बच्चे माता पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। नवा कहता है विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें पीटा जाता है। बहुत सी सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियारे के लिए दी गई यातना भी शामिल है। घरेलू हिंसा के प्रभाव पहला आता है यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मक हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। दूसरा आता है घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। तीसरा आता है घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद दृष्टि है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। चौथा आता है घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उसके मस्तिष्क का कार्ब्स कैलोसम और हिपोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमता की शक्ति प्रभावित हो जाती है। पांचवा आता है बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। छठवां कहता है बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। सातवां कहता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। सातवां प्रश्न आपसे कहता है जेंडर क्या है? जेंडर की अवधारणा समझाइए। इसके आंसर को देखते हैं। जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है, अर्थात नारीत्व या पुरुषत्व की अवस्थी और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। लड़के लड़कियां समाज में अपनी वृद्धि के साथ इन अंतरों को सीखते हैं और जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विभिन्न होते हैं। स्त्री और पुरुषों की पहचान उसके आसपास के सामाजिक वातावरण के कारण अलग होती है क्योंकि समाज शिशु के जन्म के समय से ही लड़के लड़की
से अलग तरह की उम्मीद आशा लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अंततः जेंडर भूमिकाएं काफ़ी कम उम्र में ही अपना स्वरूप कायम कर लेती हैं। हर संस्कृति का पुरुषों और महिलाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें भूमिकाएं व जिम्मेदारियां या सपने का तरीका अलग अलग होता है। जेंडर का अर्थ स्त्री और पुरुषों की सामाजिक सांस्कृतिक परिभाषा और इसके बीच का फर्क बताने के लिए समाज की भाषा से है। जेंडर की सोच उन भूमिकाओं, अभिवृद्धियों व मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें समाज स्त्री और पुरुषों के लिए सही मानकर उन पर थोपता है। जेंडर ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो लोगों को पुरुषत्व एवं नारीत्व की रूढ़िवादी भाषाओं से बांधती है और हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किन बातों को मानते हैं, इन पर भी अवधारणा का असर होता है। आप पुरुष हैं या महिला, यह इस बात पर असर डालती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। इसके आधार पर समाज आपसे यह आशा करता है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। जेंडर का अर्थ व संबंध महिला और पुरुषों की पारिवारिक स्थिति से है। जेंडर कोई अस्थायी सोच नहीं है, यह अर्थ सामाजिक अवधारणा है और समान वर्ग, आयु और धर्म जैसे कारकों द्वारा भी यह प्रभावित होता है। पुरुषत्व और नारीत्व क्या है, इसकी परिभाषाएं संस्कृतियों में समय के साथ बदल सकती हैं और बदलती भी हैं। जेंडर व्यक्तित्व विशेषताएं, अभिव्यक्तियों, अनुभूतियों, मूल्यों, व्यवहारों और गतिविधियों के संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें समाज विभेद के आधार पर स्त्री पुरुषों को सौंपता है। यह एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो विभिन्न समाजों और विभिन्न काल में बदलती रही है। व्यापक रूप में इनकी पहचान और ऐसी संस्था के रूप में इनकी पहचान जो हमारे जीवन के हर पहलू को संचारित कराती है, क्योंकि परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था के रूप में इसकी पहचान और ऐसी संस्था के रूप में इनकी पहचान जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल पद्धति, राज एवं साथ लैंगिक भाषा एवं संस्कृति अर्थात हर जगह इसका वर्चस्व कायम रहता है। शक्ति संबंधों को दर्शाने का यह मूल तरीका है। प्रत्येक संस्कृति अपनी जेंडर भूमिकाओं के ताने बाने से बंधी होती है और जो ऐसी मौजूदा व्यवस्था से लाभ उठाते हैं वे इसमें परिवर्तन लाने या यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्था को स्पष्ट करने पर गहरा एतराज जताते हैं। सामाजिक संस्था या व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में जेंडर के बहुत से घटक हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जेंडर को सामाजिक स्थिति, श्रम वितरण, नातेदारी, पारिवारिक अधिकारों, जिम्मेदारियों, यौन आलेख, व्यक्तित्व, मनुष्य के महसूस एवं व्यवहार करने का तरीका, सामाजिक नियंत्रण, विचारधारा एवं कल्पना की दृष्टि से देखा जाता है। जेंडर संबंधित विचारों को अच्छे या बुरे व्यवहारों एवं मूल्यों में अनुदित किया जाता है जो आगे चलकर हमारी जीवन शैलियों का रूप ले लेते हैं। ऐसे व्यवहार एवं मूल्य इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इस तरीके से जेंडर और जेंडर के बारे में हमारे व्यवहार एवं सोचने के तरीके का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है और हम वही बन जाते हैं जो हमें बनाया जाता है। जेंडर भूमिकाओं का विचार जैसे लड़के लड़कियों और स्त्री पुरुषों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अर्थात इस बात का हमारे यौन संबंधों सहित हमारे सभी संबंधों पर असर पड़ता है। जेंडर भूमिकाओं का असर उस स्थिति में पड़ता है जब युवा लोग यौन संबंध बनाते हैं और किसके साथ बनाते हैं और ऐसा करते समय वे स्वयं को HIV समेत यौन संचारित संक्रमणों एवं गर्भधारण से बचा पाते हैं। 8वां प्रश्न आपसे कहता है, लिंग पहचान का अर्थ बताइए तथा लिंग पहचान को प्रभावित कराने वाले कुछ सामाजिक कारक या क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। लिंग पहचान का अर्थ है स्वयं के लड़के या लड़की होने की समझ। लिंग एक अस्थायी स्वरूप है। बालक और बालिका लिंग की पहचान करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। बालक जेंडर आइडेंटिटी या लिंग पहचान आपकी व्यक्तिगत संवेदना है कि आप स्वयं को किस लिंग का मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता है तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी स्त्री की है। लिंग पहचान किसी के अपने लिए एक व्यक्तिगत समझ है। लिंग की पहचान किसी व्यक्ति के नियत लिंग से संबंधित हो सकती है या इससे विभिन्न हो सकती है। लिंग पहचान एक व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक अवधारणा है जो पुरुष महिला दोनों या दोनों में से कोई नहीं या कुछ और हो सकती है। कभी कभी एक बच्चे
ये की लिंग पहचान जन्म के समय प्राप्त लिंग से मिल सकती है और कभी नहीं भी मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जो जन्म के समय सौंपे गए लिंग को अलावा किसी अन्य लिंग के स्वयं की पहचान कराते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को जन्म के समय पुरुष लिंग निर्धारित किया गया लेकिन वे स्वयं की अवधारणा महिला के रूप में करते हैं तो इसे ट्रांसजेंडर महिला कहेंगे। लिंग पहचान शारीरिक एवं व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित होते हैं। बच्चों में लिंग पहचान आमतौर पर चरणों में विकसित होते हैं। 2 साल की उम्र के आसपास बच्चे लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक अंतर के प्रति जागरूक हो जाते हैं। अपने तीसरे जन्मदिन में से पहले अधिकांश बच्चे आसानी से खुद को लड़का या लड़की के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चों को अपनी लिंग पहचान की एक स्थिर भावना होती है। कोहलबर्ग में पहले लिंग का प्रत्यय प्रस्तुत किया था कि उनका विश्वास था कि लिंग के बारे में बालकों की संज्ञानात्मक समझ बालकों के व्यवहार को निर्धारित कराती है। लड़कियां अपनी मां की तरह काल्पनिक भूमिका निभाती हैं और लड़के अपने पिता की तरह व्यवहार करते हैं। लिंग पहचान को प्रभावित कराने वाले कुछ सामाजिक कारक या क्षेत्र। लिंग पहचान को सामाजिक प्रक्रिया द्वारा प्रभावित कराने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। पहला आता है शिक्षा के क्षेत्र में लिंग पहचान। पहले बालक व बालिका की शिक्षा में पर्याप्त पक्षपात किया जाता था परंतु आज परिस्थितियों में अत्यधिक सुधार हुआ है। शिक्षा में लिंग स्त्री और पुरुष का ध्यान रखा जाता है। सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्यगामी क्रियाएं पाठ्य चर्चा इत्यादि पर विशेष ध्यान दे रही है। दूसरा कहता है परिधान के आधार पर लिंग पहचान। प्रायः समाज में लिंग की पहचान उसके वस्त्र के आधार पर की जाती है। पुरुष पैंट शर्ट धोती व कुर्ता पहनते हैं एवं लड़कियां साड़ी सलवार सूट पहनती हैं। इन्हीं वस्त्रों के आधार पर समाज लिंग की पहचान करता है। तीसरा आता है रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग पहचान। रोजगार का निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाता है। लोगों का कहना है कि जहां विद्यालय बैंक आदि स्थान लड़कियों की नौकरी के लिए उपयुक्त है वहीं जटिल व्यवसाय फौज इत्यादि स्थानों पर नौकरी करने के लिए लड़कों को उपयुक्त माना जाता है। इस तरह रोजगार के अनुसार लिंग पहचान की जाती है। वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग पहचान। समाज में जब किसी कार्य के लिए वर्ग विभाजन की जरूरत होती है तब लिंग का उल्लेख आवश्यक रूप से होता है। जैसे विद्यालय में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम व गतिविधियां छात्र तथा छात्राएं दोनों के लिए होती हैं परंतु कुछ का विभाजन छात्र तथा छात्राओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तरह की गतिविधियों व कार्यक्रम के आधार पर लिंग की पहचान की जाती है। पांचवा कहता है आरक्षण द्वारा लिंग पहचान। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष वर्ग का अधिकार है वहाँ महिलाओं की पहुँच नहीं हो पाती है। आधुनिक समय में हर एक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए कुछ पदों को उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है जिससे महिलाओं को भी सम्मान का अनुभव हो सके। महिलाएं अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण भाग माने और यह अनुभव कर सके कि उनकी भी समाज में अहम भूमिका है। आरक्षण का निर्धारित लिंग के आधार पर जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उनके आधार पर किया जाता है। छठवां कहता है विकास के माध्यम से लिंग पहचान। सामान्यतः समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जैसे वर्तमान में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बालकों एवं पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों को स्थान प्रदान कराता है। 9वां प्रश्न आपसे कहता है समाज में महिलाओं की कुछ प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसके आंसर को देखते हैं। भारत की महिलाओं की प्रमुख समस्याओं को निम्न अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कहता है शैक्षणिक समस्याएं। भारत में नगरों की तुलना में गांव में स्त्रियां साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी इंजीनियरिंग वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों को शिक्षा न दिलाने का कारण पर्दा प्रथा और स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता एवं उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित होना है। दूसरा आता है सामाजिक समस्याएं। परिवार एवं विवाह से संबंधित समस्याएं। परंपरावादी भारतीय समाज महिलाओं के साथ परिवार में दो
दोयम दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार का पक्षधर है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उसे सास नंद के उलाहने, गालियों एवं प्रताड़न का शिकार बनना पड़ता है। परिवार की भांति ही भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्याएं भी गंभीर हैं। विवाह से संबंधित उनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है बाल विवाह। प्राचीन समय में भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। कम आयु में ही लड़की का विवाह कर देना माता पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। आज भी ग्रामों में ऐसा विवाह बहुत संपन्न होते हैं। बाल विवाह के दुष्ट परिणाम बुरे स्वास्थ्य, अकाल मृत्यु विद्या के रूप में महिलाओं को ही भुगतने पड़ते हैं। दूसरा कहता है विधवा पुनर्विवाह का अभाव। हिंदुओं में पत्नी की मृत्यु के बाद पति को तो दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है, किंतु स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा स्त्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती। उनके भोजन में मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक तत्वों के स्थान पर सादी वस्तुएं मात्र होनी चाहिए। शुभ कार्यों में विधवाओं की उपस्थिति अपशगुन मानी जाती है। विधवा महिला को शारीरिक मानसिक यातनाएं, कठोर जीवन, सामान की उपेक्षा, कटुवचन भी सहने पड़ते हैं। दहेज। वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज की समस्या के कारण अनेक क्षेत्रों में बच्चियों को जन्म देते ही मार दिया जाता है। जलाने, मार डालने की घटनाएं होती हैं। दहेज के कारण लड़कों के मोल भाव होते हैं और जो ऊंची बोली लगता है उसे ही अच्छा वर मिल जाता है। दहेज ने ही बालिका वध, परिवार विघटन, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह, अपराध, अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। तलाक की समस्या। परंपरागत हिंदू समाज में जन्मांतर के वैवाहिक बंधन में विश्वास के कारण महिलाओं को पुरुष द्वारा अन्याय और अत्याचार सहन करने के बाद भी तलाक न लेने की नसीहत दी गई है। तलाक किन्हीं भी कारणों से हो, तलाक शुद्ध स्त्री को तलाक के बाद उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। तलाक के बाद उससे आसानी से कोई विवाह भी नहीं करता। वह अकेलेपन का जीवन जीने समाज में कुदृष्टि से देख जाने तथा अनावश्यक छीन टकासी का शिकार होती है। वेश्यावृत्ति। गरीबी, धन की लालसा, दहेज, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर मनाही इत्यादि कारणों से भारत में वेश्यावृत्ति और कालग्रस्त की समस्या महिलाओं के लिए बंद समाज की मानसिकता के कारण गंभीर होती जा रही है। पर्दा प्रथा। भारतीय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या पर्दा प्रथा भी है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें और अन्य पुरुषों से दूरी बरतें, उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। वे शिक्षा ग्रहण करने एवं आर्जन करने में वंचित रह जाती हैं तथा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा कहता है सामान्यता और सामंजस्य की समस्याएं। भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को अनेक वैधानिक प्रयत्नों के बावजूद समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। घर परिवार, कार्य की दशाओं, दैनिक मजदूरी इत्यादि के अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। शिक्षित स्त्रियों में घर एवं बाहर के कार्यों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ भूमिका द्वंद्व में फंसी हुई है। घर की परंपरागत भूमिका तथा कार्यालय के समय की पाबंदी और कार्यालयीय कार्य की भूमिका से सामंजस्य नहीं बैठा पाती। चौथा आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। भारत में यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों की औसत आयु में वृद्धि हुई है, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव ही कम रही है। असमान लिंगानुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक पर निर्भरता, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि उत्तरदायित्व है। पांचवा कहता है आर्थिक समस्याएं। भारतीय नारियों की समस्याएं उनकी गरीबी, आर्थिक पराश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई है। अधिकांशतः महिलाएं कृषि कार्य से ही संबंधित हैं।
इसके अतिरिक्त वे खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में लगी हुई हैं। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियों तो गिनती की हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली पुरुषों पर निर्भरता, अज्ञानता, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित है और वे अक्सर कमाने के लिए बाहर नहीं जाती। फलस्वरूप उन्हें अपने भरण पोषण तक के लिए पुरुषों की ओर ही देखना होता है। वह स्वावलंबी नहीं हो पाती हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के 3rd पेपर लिंग एवं विकास के 1 से लेकर 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।